आज है 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कानपुर देहात में 350 बीघे जमीन पर 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उद्योग प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इस परियोजना को शुरू किया गया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास के शहरों के युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर होगा। सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है, जिससे पलायन रोका जा सके और प्रदेश का औद्योगिक विकास तेज हो। देश के छोटे कारोबारी और शिल्पकार अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी एक बड़ी समस्या होती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सिर्फ 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। साथ ही शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी मिलता है। 1 फरवरी 2023 को शुरू हुई यह योजना छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये पार्क कानपुर, बाराबंकी, हापुड़, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ और हरदोई में बनाए जाएंगे। इससे कच्चे माल के लिए विदेशी निर्भरता खत्म होगी। सरकार ने मुख्यमंत्री वस्त्र परिधान पार्क योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इन पार्कों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाएगा, जैसे कानपुर में हौजरी, भदोही में कालीन, मऊ में फैब्रिक और बाराबंकी में पाली फाइबर उद्योग। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर NH 509 के रूप में नए ग्रीन हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 66 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का 47 किलोमीटर हिस्सा हाथरस जिले से होकर गुजरेगा। इसके लिए 1500 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिनके लिए सर्किल रेट के आधार पर मुआवजे का आकलन शुरू हो चुका है। यह 4 लेन राजमार्ग केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। हाईवे बनने से यातायात सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का विकास तेज होगा। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर होते हुए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। यमुना एक्सप्रेसवे से 24 किलोमीटर पहले इसे जोड़ा जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 4,15,1500 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ और बुलंदशहर के लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा। साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह परियोजना प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देगी। यमुना एक्सप्रेसवे को KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले इंटरचेंज का निर्माण कार्य अगले सप्ताह से शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की टीम ने जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है और डिजाइन भी लगभग तैयार है। 60 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस 8 लूप इंटरचेंज की लागत करीब 270 करोड़ रुपए होगी। इसे इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर जगनपुर अफजलपुर में इसका निर्माण होगा। यह इंटरचेंज यातायात को सुगम बनाएगा और दिल्ली NCR से जुड़ाव को और बेहतर करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से होकर बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुहिम चल रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने यह मुद्दा उठाया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर चर्चा का आश्वासन दिया है।
प्रयागराज से हरिद्वार तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को पहले बिजनौर से जोड़ने की योजना थी, जिसकी घोषणा सीएम योगी ने नजीबाबाद की जनसभा में की थी। लेकिन अब इसे जिले से दूर किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और फिर से मार्ग संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। किसान अपने मुद्दों को लेकर फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि किसान केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। टिकैत ने आरोप लगाया कि 2016 से केएमपी के लिए जमीन देने वाले किसान अधिग्रहण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार बात करने को तैयार नहीं है। किसानों को अधिग्रहण के बाद 10% भूखंडों का बैनामा भी नहीं मिला, जिससे वे नाराज हैं और लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 61 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जहां देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचे। इस बार योगी सरकार ने साधु संतों के अखाड़ों की मांग पर एक बड़ा फैसला लिया, जिसका असर हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कुंभ पर भी दिख सकता है। सरकार ने पेशवाई का नाम बदलकर छावनी प्रवेश और शाही स्नान का नाम अमृत स्नान कर दिया है। इस बदलाव को अखाड़ों ने सराहा, जिससे कुंभ की परंपराओं को नया स्वरूप मिला है। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने अब लोक निर्माण विभाग की सड़क को पाथवे बनाने के लिए चुना है। डीएम आवास से गन्ना शोध संस्थान तक की सड़क पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पाथवे विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ फैंसी लाइट के साथ ऊंचा ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे राहगीरों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे पहले विकास प्राधिकरण ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महाराजा परीक्षित हैप्पीनेस पार्क का निर्माण कराया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। यह प्रोजेक्ट शहर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप नोएडा में बिजनेस के लिए जमीन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। नोएडा प्राधिकरण ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक औद्योगिक भूखंड योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम 26 दिसंबर 2024 को यूपी सरकार के निर्देश के तहत लिया गया है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों को अपनी आवंटन नीतियों को मानकीकृत करने और बोर्ड की मंजूरी लेने को कहा गया था। नई नीति के तहत व्यापारियों और उद्यमियों को सुविधाजनक दरों पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली वासियों को अब बिजली और पानी के बाद हाउस टैक्स में भी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली एमसीडी रहवासियों का हाउस टैक्स माफ करने की तैयारी में है। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 200 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया गया था, जिससे एएपी ने 10 साल तक शासन किया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि एमसीडी में अभी भी आपकी सरकार है, जो हाउस टैक्स माफी की योजना पर काम कर रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बाराबंकी से नेपाल सीमा के रुपाईडीहा तक बनने वाली 4 लेन सड़क अब सिर्फ बहराइच सिटी तक ही बनेगी। केंद्र सरकार ने बहराइच से रुपाईडीहा के बीच वाहनों का दबाव कम होने के कारण यह फैसला लिया है। दूसरे चरण में आगे का मार्ग निर्माण किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट में इस मार्ग पर वाहनों की संख्या कम पाई गई, जिससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाराबंकी से बहराइच के बीच एक 100 किलोमीटर सड़क को 2 लेन से 4 लेन में बदलने की डीपीआर फाइनल की है। इस हाईवे के निर्माण पर करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे यात्रा सुगम और तेज होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और इंडिया ब्लॉक के नेता पूरी तरह निराश और परेशान हैं।
ब्रजेश पाठक विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता के बाद इंडी गठबंधन ने अमीर गरीब का भेदभाव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह विफल हो गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को इस बात से परेशानी हो रही है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर कुंभ की सफलता को लेकर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। देश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश हो रही है। बीते दिनों दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल, अरुणाचल और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित होंगे। हिमाचल में 26 से 28 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश हो सकती है। बदलते मौसम से ठंड बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।